17 फरवरी को मेरा अंग्रेजी का पेपर है। क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, कैसे करूं तैयारी ताकि मैं भी पास हो जाऊं इस बार। अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं तो इसमें सोचने की क्या बात है। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद राजेश सर ऑफिशियल। और आज के इस क्लास में हम यही सब चीजों के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे करें 17 फरवरी की तैयारी, मतलब इंग्लिश कक्षा 10वीं की तैयारी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो आपका पेपर होता है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा, इसमें सीरियल नंबर चेंज कर देगा, लेकिन दो प्रश्न ऐसे होता है क्योंकि पेपर सेट से आते हैं तो सीरियल नंबर चेंज कर सकता है। लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके अनसीन पैसेज से होते हैं। अनसीन पैसेज में आपको पैसेज को पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़ करके और उसका आंसर लिखना होता है। अब अनसीन पैसेज को हम अच्छे तरीके से कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र मिलता है, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले आप उसको एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद उसके प्रश्नों को पढ़िए। इसके बाद प्रश्नों को पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको पढ़िए। फिर क्वेश्चन सब एक बार आप पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर से पैसेज को पढ़िए। तो आप जब देखेंगे कि आप क्वेश्चन को पढ़ के फिर पैसेज को पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन पर रिलेटेड वर्ड्स मिलेगा। वर्ड्स यानी शब्द, कहीं ना कहीं उस लाइन में उससे ही रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड शब्द मिलेंगे, और जिस लाइन पे उससे रिलेटेड शब्द मिलेंगे वही उस लाइन का, उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। वैसे तो आज इस टाइप पर जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन भी दिया रहता है, उसमें तो क्वेश्चन बस निकालना नहीं रहता है और ऑप्शन भी उसमें दिया रहता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन उस लाइन में मिल रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चनों को एक बार पढ़ने के बाद आप पैसेज को फिर दोबारा पढ़ रहे हो, पर एक बार आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ के एक बार पैसेज को और पढ़िए, तो मेरा मानना है कि आपका 90%, यहां पर 90% आपका क्या हो जाएगा, बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पैसेज को एक बार पढ़े, क्वेश्चन को पढ़े, फिर जो भी होगा तुक्का उक्का लगा के फटाफट और कर देते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें आपका 5 नंबर का जो सवाल होता है ना, 5 नंबर मिलने वाले होते हैं, तो 5 नंबर बहुत मायने रखता है। आप उसको कम से कम 3 बार पढ़िए पैसेज को, और ध्यानपूर्वक पढ़िए, और ध्यानपूर्वक पढ़ के और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। ये चीज सिर्फ 9वीं में नहीं रहता है, 10वीं बस में ही नहीं रहता है, 9वीं में भी यही चीज रहता है, 11वीं 12वीं में भी यही चीज रहता है, अनसीन पैसेज वाला। अभी जो पेपर आया था बोर्ड का इंग्लिश का 12वीं का पेपर, उसमें भी अनसीन पैसेज दिया था और एकदम सरल सही पैसेज दिया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर भी बच्चे, उसका रीजन यही है कि पैसेज को पढ़ते नहीं है अच्छे से, इसलिए आंसर मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक क्वेश्चन ऐसा, मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देता है, जैसे कि अपोजिट्स दे दिया, सिनोनिम्स दे दिया, है ना, इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे देता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप 5 में 4 नंबर भी अगर ले आ रहे हो तो कौन सी कम है। तो पैसेज पर ध्यान देना है, पैसेज को पढ़ना है। इसका मिलान करने के लिए चाहे वो क्वेश्चन नंबर पहला में आए चाहे क्वेश्चन नंबर दूसरा में आए, लेकिन 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें अनसीन पैसेज से क्या करना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है। अब आंसर निकालने के लिए यही तरीका है कि आप पैसेज को एक बार पढ़िए, फिर एक बार क्वेश्चंस पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़िए, तो जो उसके आंसर होंगे उस पैसेज में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फिर मैं बात करता हूं अगला क्वेश्चन जो होता है आपका नोट मेकिंग का। पैसेज में बस यही तरीका है, क्योंकि पैसेज को हम याद करके नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पैसेज आ सकता है। पैसेज का मतलब कोई भी पैसेज, क्योंकि उसका नाम ही होता है अनसीन, बिना देखा हुआ, बिना
पढ़ा हुआ, तो कोई भी दे सकता है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है उसमें, निकालने का तरीका। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो होता है, अब ये इस समय जो पेपर बनता है उसमें पेपर सेट में बनता है ABCD करके, तो ABCD करके बनता है, तो इनमें से इन क्वेश्चनों को आगे पीछे भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहे एक नंबर में नोट मेकिंग दे दे, चाहे इनको इधर उधर कर दे, मतलब क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन मार्क्स उतना ही रहेगा, तरीका वही रहेगा, क्योंकि पेपर जब सेट में बनता है तो क्वेश्चन क्या होता है, आगे पीछे कर लेता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन तीसरे में आपका आ गया नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग बनाने का तरीका, तो नोट मेकिंग बनाने का तरीका एकदम से आसान है, और मैं इस विषय पर आपसे कई बार चर्चा भी कर चुका हूं, और आपको मैं बता दूं कि नोट्स मेकिंग में टाइटल भी पूछता है और नोट्स बनाने के लिए पूछता है। तो सबसे पहले आप जो पैसेज है, पैसेज को, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए, 3 बार। ठीक है। 3 बार पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसे शब्द वहां देखने को मिलेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होंगे। ठीक है। और 3 बार पढ़ने के बाद, 3 बार इसको क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि उसका टाइटल भी निकालना है। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार आते होंगे, और वो शब्द ना तो वो WH मेंबर है, मतलब टाइटल जो भी लेना है ना तो वो WH मेंबर होना चाहिए और ना तो वो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। WH मेंबर और हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर WH मेंबर, और मैंने आपको WH मेंबर के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि WH मेंबर और हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं वो सब, इनको छोड़कर जो शब्द अब बार बार यूज में आ रहा है, बार बार उस पैसेज में आ रहा है, और आपको उसको पढ़ने से खुद लगने लगेगा, जब उसको आप 3 बार पढ़िएगा तो खुद लगने लगेगा कि यही इसका टाइटल होगा, क्योंकि वो शब्द जो है उसमें बार बार दिया रहता है। अब इनको क्यों छोड़ना है, क्योंकि WH मेंबर हेल्पिंग वर्ब तो बार बार रहेगा ही, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बनता ही नहीं है, तो इनको नहीं लेना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे को टाइटल्स भी मिल गया, मैं नोट्स बना रहा हूं, तो नोट्स का फॉर्मेट होता है। अब अनसीन पैसेज का, इसके पहले मैं जो अनसीन पैसेज के बारे में बात किया, तो अनसीन पैसेज में तो फॉर्मेट तो होता नहीं है, उसमें आप जैसे क्वेश्चन किया वैसे आप उसका आंसर बना के लिख दो, लेकिन नोट्स मेकिंग में फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप टाइटल दीजिए, टाइटल में यहां पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाइए, और डबल इन्वर्टेड कामा में जो आपका टाइटल होगा, मान लीजिए आपका टाइटल निकल के आया, मान लीजिए आपका टाइटल निकल के आया कि इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है। गाय के बारे में दिया था, उसमें पेड़ों के महत्व के बारे में दिया था, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो ये ऐसे टाइटल नहीं लिखना है, इसमें जितने भी अक्षर हैं, जितने भी लेटर्स हैं, सबको कैपिटल में लिखिए तो टाइटल बहुत अच्छा दिखेगा। मतलब कैसे लिखिएगा, एकदम से कैपिटल में लिखिए तो टाइटल आपका एकदम अच्छा से लगेगा। टाइटल मतलब उसका शीर्षक है किसी भी चीज का, जैसे फिल्म में होता है, फिल्म का कोई नाम होता है, जैसे आप किताब होता है तो इंग्लिश का किताब हो उसका भी नाम, मतलब हर एक चीज में शीर्षक होता है कि नहीं होता है। तो ये मान लीजिए लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल में, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो अगर आप इस प्रकार से टाइटल लिखेंगे तो ये कुछ अलग ही दिखेगा, क्योंकि टाइटल, इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पूछा गया है उसको अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई पैसेज है, अब पैसेज क्या है मेरा 100 शब्द का है ना, 100 वर्ड्स का मेरा क्या है पैसेज है, और उसमें से नोट्स मेकिंग हम कितने बनाएंगे, 30 वर्ड्स का, क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण चीजों को हम लिखते हैं। जैसे आप लोग अपने सब्जेक्ट का क्या बनाते हो, कॉपी बनाते हो, फेयर कॉपी, वही तो नोट्स है। अब नोट्स में इन चीजों का ध्यान रखना है कि पैसेज में जो बातें दी हुई है, पैसेज में जो भी बातें दी हुई है उनको अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करना है, उसके फॉर्मेट पे आना है। जैसे इस पे हम लिख देंगे उसका कोई पैसेज का कोई लाइन जिसमें हमको लगे, पढ़ने से वैसे भी पता चल जाता है, जैसे कोई पैसेज होगा उसको पढ़ेंगे
तो इंपॉर्टेंस लगे, उस लाइन को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और पैसेज का नोट्स बनाने के लिए हम शुरू से ही शुरुआत करेंगे, समझ रहे हो ना, पैसेज को ही देख कर लिखना है, क्योंकि आपको इतनी अंग्रेजी बनती नहीं है कि आप उसका एकदम से सारांश निकाल लो, समझ रहे हो ना। तो आपको इस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि आपका फॉर्मेट तैयार हो जाए, ठीक है, और वो देखने में अच्छा और आकर्षक लगे। अब इसको आप पैसेज से लिखोगे, फिर आप इसका सब पॉइंट बनाओगे, तो यहां पर शब्दों को लिखोगे। जैसे मैं लिख दिया पेड़ों के बारे में है, तो पेड़ों के बारे में मैं अगर बना रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा ट्रीज आर गिव अस, पेड़ हमें देते हैं, ठीक है, पेड़ हमें देते हैं, क्या क्या देते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। तो अगर इसी को हम अलग अलग पार्ट में बांट करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ट्रीज आर गिव अस फ्रूट्स, क्या देते हैं हमको, फ्रूट्स, फल देते हैं नहीं देते हैं, ठीक है, क्या क्या फल देते हैं भाई इसके बारे में लिख देते हैं। तो जैसे मैंगो हो गया, मैंगो देते हैं नहीं देते हैं, ठीक है, मैंगो के साथ क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, और कोई लिख दो, और क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, और आपका ये पपाया हो गया, ठीक है, ठीक है, फिर और लिख दीजिए, कुछ इसमें लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे क्या कर देंगे, कुछ इसमें भी लिख देंगे, मेरे बात को समझ गया ना, इस प्रकार से लिख देंगे और कुछ इसमें लिख देंगे। फिर दूसरा मेन पॉइंट बनाएंगे, तो लिख देंगे ट्रीज मेक्स रेन्स, यानी पेड़ क्या कराते हैं, वर्षा करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। तो इसके बारे में, अब वर्षा करवाते हैं, पेड़ जब हम बरसात करवाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे क्या क्या होता है उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। और ये कहां से मिलेगा, पैसे से मिलेगा सर, ठीक है। तो जब वर्षा होती है तो उससे क्या होती है, उससे फसल क्या होता है, तैयार होता है, पानी संग्रहित होता है, पीने के पानी की व्यवस्था होती है, ठीक है, फसल उत्पादन के होने के साथ साथ पेड़ पौधों को भी पानी मिलती है, ठीक है। मतलब पानी जब होगा तभी तो क्या होगा, संसार है, उससे ही तो संग्रहण होगा। तो वो सब चीज किसमें दिया होगा, पैसे में दिया होगा। तो उसके वर्ड्स को, उसके शब्दों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे बनाया वैसे ही। अब अगर पैसेज थोड़ा लंबा है तो इसके कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इस प्रकार से हमको क्या कर लेना है, बना लेना है। और ये सब लिखने के बाद आप कॉपी को बॉर्डर में कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि आपने फॉर्मेट से लिखा हुआ है, फॉर्मेट से लिखे हो तो आपको कोई नंबर, क्योंकि अगर आपका टाइटल सही है तो एक नंबर यहाँ मिलना है, और अगर आपका नोट्स सही है, आपने एकदम से बढ़िया नोट्स बनाया है, तो 3 नंबर के नोट्स में अगर एकदम सही बनाया तो 3 नंबर मिलेगा। और अगर आपने सिर्फ ढांचा तैयार किया है, फॉर्मेट तैयार किया है, तो 2 नंबर तो इसमें मिलने मिलना है। तो अगर आपको 4 नंबर की जगह पे 3 नंबर मिल रहा है, मेरे बात को समझिएगा, उधर के 5 नंबर की जगह पे 4 नंबर मिला, फिर दूसरे में 5 नंबर की जगह पे वहां पे भी 4 मिल गया, 4 के स्थान पर आपको 3 नंबर मिल रहा है, तो सिर्फ बनाने का मिल रहा है, इसमें आपको याद करने वाला कोई भी बात नहीं है, इनमें आपको याद करके नहीं जाना है, ये सिर्फ क्या करना है, आपको बनाने से मिल रहे हैं, आप इनको बनाइएगा तो इससे आपको ये नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन में, जिसको बोला जाता है सेक्शन बी, राइटिंग वाला। कौन सा वाला, राइटिंग वाला। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन, 5वें नंबर के क्वेश्चन और 6वें नंबर के क्वेश्चन है किसके अंतर्गत आते हैं, राइटिंग स्किल में। इसमें आपको लिखना पड़ता है, जिसके लिए आप क्या करके जाते हो, याद करके जाते हो। तो आइए उसको समझते हैं।
तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में एप्लीकेशन राइटिंग आ जाता है, और एप्लीकेशन आपको सिर्फ 3 याद रखना है। सिर्फ 3 एप्लीकेशन आप याद रख लीजिए, और 3 एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ तीन यानी 3 दूना 6 लाइन आप याद रखिए, सिर्फ 6 लाइन। बाकी सभी एप्लीकेशन में वही चीज होगा। और वो कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन परीक्षा में एक बार और इसका रिवीजन कर लोगे तो एकदम से बेहतर हो जाएगा। तो जैसे कि एप्लीकेशन किसी भी विषय पर आ गया, जैसे हम पहले सब उसका विषय लिख लेते हैं। जैसे विषय आ गया कि टीसी के लिए लिखो तो वही लिखना है, सीसी के लिए लिखो तब भी वही लिखना है ना, एसएलसी के लिए लिखो तब भी वही लिखना है, फिर सिक लीव के लिए लिखो तो भी उसमें वही लिखना है। सिर्फ दो लाइन चेंज होगा, सिर्फ का वहां पे 2 लाइन चेंज करना है। बुक बैंक के लिए लिखो तो भी वही चेंज होगा, बुक बैंक के लिए लिखो। फी कंसेशन के लिए लिखो तो वहां पे भी वही चेंज होगा। यानी आपको सिर्फ 3 एप्लीकेशन याद करना है। कौन सा? सिक लीव, बुक बैंक, फी कंसेशन, और टीसी सीसी वाला में 1 लाइन आपको चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाइन चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब वैसे ही है। अब देखिए उसको हम कैसे तैयार करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर फॉर्मेट सही है तो आपको 1 नंबर वहां पे मिलेगा, चाहे आपका एप्लीकेशन में जो भी अक्षर का प्रयोग हुआ है वो सही हो चाहे गलत हो। अगर फॉर्मेट सही है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने ढांचा सही बनाया है तो 1 नंबर आपको वहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो इनको यहां पे रखे रहते हैं क्योंकि यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सिक लीव है, ठीक है। इसका फॉर्मेट हम यहां से तैयार कर लेते हैं ऐसे। मान लीजिए कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू द, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, ये टू द प्रिंसिपल। अब अपने विद्यालय का नाम, अब एप्लीकेशन जो भी आएगा उसमें विद्यालय का नाम और उसमें स्टूडेंट का नाम उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है। विद्यालय का नाम जो होगा वही वहां पे लिखना है, और स्टूडेंट नेम जो होगा वही लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, यू आर रोहित शर्मा, रीडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम TC/CC। आप रोहित शर्मा हो, आप कहां पढ़ते हो? संस्कृत तरवानी विद्यालय इंदौर में पढ़ते हो। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें टीसी के बारे में हो। काहे के बारे में? टीसी के बारे में। तो विद्यालय का नाम उसमें दिया रहता है, वही जो भी रहेगा वो लिख देना है। जैसे अपने विद्यालय का नाम हम लिख देते हैं तो हमारे विद्यालय का नाम है ये, हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद अपने विद्यालय का डिस्ट्रिक्ट नेम जो डिस्ट्रिक्ट में आता है वो लिख देना है, और इसके बाद एमपी, वो तो सब एमपी के अंदर ही है सब। तो ये हो जाएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घुर्सी डिस्ट्रिक्ट शहडोल एमपी। इसके बाद हमको 1 लाइन यहाँ पे छोड़ना है, ये मैं आपको कई बार बताया हूं, ठीक है। और 1 लाइन छोड़ने के बाद यहां पर क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? अब अगर आप TCCC के लिए लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन फॉर, मान लीजिए आप टीसी के लिए लिख रहे हो तो टीसी लिख दोगे। अगर देखिए ये सब्जेक्ट जो भी लिखोगे वो वाला लिखा है। मान लीजिए आप टीसी लिख रहे हो तो टीसी लिखोगे, सीसी के लिए पूछा है तो सीसी लिखोगे, एसएलसी के लिए पूछ रहा है तो एसएलसी लिखोगे। जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे लिख देना। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में सिर्फ ये चीज को आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बाकी सब वही होगा, फिर यहां पर आ जाएगा 1 लाइन आपने छोड़ के लिखना है रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर की स्पेलिंग अगर आपसे नहीं बनता होगा तो इसमें 3 ई होते हैं, और बस रिस्पेक्टेड एकदम सिंपल है, RECPECT और TED।
REC, PEC और TED। ये RES है ना, इसी नहीं है, RES और इसके बाद PEC, TED क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड, एकदम से। और यहाँ पे बगल में लिख देना है रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या लगा देना है? कॉमा लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है, लाइन एक लाइन यहाँ पे छूटा है, एक लाइन यहाँ पे जो तीर लगाए हुए वहां पे लाइन छूटी हुई है। इसके बाद यहाँ से शुरुआत करना है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जिस क्लास के हैं, जैसे 10वीं के बारे में बात हो रही है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये हो जाएगा। ये सभी में लिखा जाएगा, जितने भी एप्लीकेशन है सभी में होगा, ठीक है। ऑफ योर स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। फिर आप तीसरी के बारे में लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, यहां पे ट्रांसफर्ड, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, आपके पिताजी का ट्रांसफर शहडोल से SDL टू रीवा, शहडोल से कहां हो गया? रीवा, ये हो गया। सो आई कैन नॉट स्टडी हियर, इसलिए मैं यहां पढ़ने में असमर्थ, मतलब मैं यहां नहीं पढ़ सकता हूं। इसके बाद बस लास्ट लाइन क्या हो जाएगी? कैंडली इशू मी TC, कैंडली इशू मी माय TC, ऐसे भी लिख सकते हो, माय TC। आपने लिखा है, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम शहडोल टू रीवा, सो आई कैन नॉट स्टडी हियर, कैंडली इशू मी माय TC। और इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए, तीर मतलब एक लाइन छोड़ना है, और इसके बाद लिख देना है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और इसके बाद लिखना है एक लाइन छोड़ के डेट, और इसके बाद लिख देना है एक लाइन छोड़ के योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। अब एप्लीकेशन में जिसका नाम दिया होगा उसी का नाम नीचे क्या करना है? लिखना है। ओबीडेंटली में 3 3 6 4 10 कितने लेटर्स होते हैं? 10 लेटर, ठीक है। और जो भी होगा XYZ जो भी होगा, जैसे यहां पे 10वीं में रिया सिंह, तो ये हो जाएगा रिया सिंह, रिया सिंह बघेल, ये एक एप्लीकेशन तैयार हो गया। इस एप्लीकेशन में हमने काहे के बारे में लिखा है? TC के बारे में। अब एप्लीकेशन वही रहेगा, चेंजिंग क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, और यहां पर 1 या 2 लाइन चेंज होगा। अब मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या आ गया कि आप TC का मत लिखिए, आप CC के बारे में लिखिए। तो CC के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे आप CC लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। CC के बारे में लिखेंगे तब भी यही रहेगा। आप SLC के बारे में लिखेंगे, SLC के बारे में लिखेंगे तब भी यही मैटर रहेगा। अब मैटर कब चेंज होगा? मान लीजिए आप काहे के लिए लिख रहे हो? बुक बैंक के बारे में लिख रहे हो। किसके बारे में लिख रहे हो? बुक बैंक के बारे में। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यहां पर आप लिख दीजिएगा बुक बैंक, ये हो जाएगा बुक बैंक। इसके बाद ये वाली लाइन वही रहेगा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये वही रहेगा। माय फादर हैज, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है, यही पे 2 लाइन चेंज करके और एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। बाकी आप तो सब कोई रहेगा, टोटल सब कोई रहेगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, माय फादर इज अ पुअर फार्मर, ऐसे लिख देते हैं। यहां पर 2 लाइन को चेंज करना है, माय फादर इज अ पुअर फार्मर,
My father is a poor farmer. My father is a poor farmer. He can not purchase. He cannot purchase books for me. फिर इसके बाद वो रहेगा कैंडली issue me some books from the book bank. इस प्रकार से ये आपका रेडी हो गया। आपने सिर्फ क्या चेंज किया है, कैंडली issue me सभी में है, ये सभी में आएगा, ठीक है, और ये वाली लाइन सभी में आएगी, जितने भी एप्लीकेशन ये सभी में आएगा, सिर्फ ये लाइन चेंज हो रही है, इस लाइन को चेंज करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है बुक बैंक के बारे में, तो बुक बैंक के बारे में क्या लिख देंगे कि माय फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है, मेरे पिताजी गरीब किसान है। ही कैन नॉट परचेस बुक्स फॉर मी, वो मेरे लिए पुस्तक नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। कैंडली इशू मी सम बुक्स फ्रॉम द, इसलिए आपसे निवेदन है ना, कि आप मुझे कुछ बुक्स बुक बैंक से देने के लिए इशू करें, ठीक है। बाकी सब वही है, अब मान लीजिए आपको क्या लिखना है, फी कंसेशन के बारे में, तो आपको जब फी कंसेशन के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा फी कंसेशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा फी कंसेशन, ये फी कंसेशन, आप यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखिए फी कंसेशन, और फी कंसेशन में सिर्फ एक लाइन चेंज करना है, माय फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन नॉट, यहां पर सिर्फ एक लाइन चेंज करना है, ही कैन नॉट अफोर्ड माय फीस, बस ही कैन नॉट अफोर्ड माय फीस, वो मेरा फीस नहीं भर सकते हैं। कैंडली इशू मी फी कंसेशन, यहां पे क्या लिख देना है, फी कंसेशन, यहां पे क्या लिख देना है, फीस कंसेशन, ये हो गया। बाकी सब वही है, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा है, सब वही है। अब मान लीजिए आपने कितने एप्लीकेशन को यहां पे सीख लिया, सिर्फ एक या दो लाइन चेंज करके, आपने टीसी सीख लिया, सीसी सीख लिया, एसएलसी सीख लिया, बुक बैंक सीख लिया, फी कंसेशन सीख लिया। अगर कभी कभार सिक लीव के बारे में आ जाए, मतलब बीमारी हो गया, आपको बीमार हो, आपको बुखार हो गया, आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो यहां पर लिख देंगे सिक लीव, यहां पे आप क्या लिख देंगे, सिक लीव, यहां पे आप सिक लीव लिख देंगे, और यहां पर इस लाइन को चेंज करके सिर्फ दो लाइन चेंज करना है, सिर्फ दो लाइन चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ दो लाइन से एप्लीकेशन रेडी हो रहा है। इतने सारे एप्लीकेशन, यानी आपको 6 एप्लीकेशन यहां पर सिर्फ दो लाइन चेंज करने से, किसी किसी को एक ही लाइन चेंज करना है, तो यहां पर आप लिख देंगे आई हैव बीन suffering from fever since last night, so I cannot attend the school. कैंडली इशू मी सिक लीव, नहीं, यहां पे हो जाएगा कैंडली ग्रांट मी लीव, ये यहां हो जाएगा कैंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, यहां पे दिनांक लिख देना है, फ्रॉम इतने से इतने तक, बस, बाकी सभी देगा। मान लीजिए आज के तारीख में लिखा जाए तो आज का तारीख क्या है, 15 फरवरी 2026 से लेकर के, और लिख दीजिएगा 17 फरवरी, ठीक है, 3 दिन का, 15, 16 और 17 का 3 दिन की छुट्टी। तो इस प्रकार से ये हो गई आपका एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे इतने एप्लीकेशन बनते हैं तो लेटर्स की वहां पे याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर सब अथवा में रहता है। एप्लीकेशन लेटर किसमें रहता है,
अथवा में रहता है। फिर भी अगर आप लेटर सीखना चाहते हो तो लेटर का एक फॉर्मेट है, उसमें भी कई सारे लेटर्स में तो पिताजी को पत्र आ जाता है, तो मित्र को पत्र आ जाता है बधाई वाला, ठीक है, एक तो बर्थडे पार्टी वाला आ जाता है। यही 3 लेटर आप सीख लीजिए। तो लेटर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एड्रेस। एड्रेस मान लीजिए मैं किसी को पत्र लिख रहा हूं तो उसका मैं क्या लिखूंगा? अच्छा ये बताइए, एड्रेस किसका लिखा जाता है ऊपर? भेजने वाले का कि लिखने वाले का? मतलब जिसको भेजा जाता है उसका एड्रेस कि अपना एड्रेस? जिसको भेजा जाता है उसका एड्रेस। सही से बताइए, क्या अपना एड्रेस, ठीक है। जिसको भेजते हैं उसका एड्रेस लिफाफा में रहता है, ठीक है। तो एड्रेस अपना लिखा रहेगा, ठीक है। एड्रेस कहां पे रहेगा, किसका रहेगा? अगर एड्रेस के लिए परेशान हो तो एड्रेस जो होगा, जो लेटर होता है उसमें एड्रेस दिया रहता है, एड्रेस उसमें दिया रहता है। जो एड्रेस दिया रहता है और जो लिखने वाले का नाम रहता है वो सब उसमें रहता है, उसके लिए परेशान नहीं होता है। तो मान लीजिए 131, ठीक है, 131 नेहरू नगर, ठीक है। फिर लिख दिया है जबलपुर मध्य प्रदेश MP और पिन कोड लिख दिया है, ठीक है। हमको जबलपुर का कोड पता नहीं है, ठीक है, 484 जो भी होगा XYZ, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया? पिन कोड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ करके क्या लिखना है? यहाँ पे डेट लिखना है कि ये चिट्ठी किस तारीख को आप लिख रहे हो, ठीक है। और डेट लिखने के बाद क्या लिखना है? सैल्यूटेशन, अभिवादन। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? डियर फादर। अपने मित्र को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? डियर फ्रेंड्स या फादर। अब इसमें आप जिसको भी लिख रहे हो, अगर आप पिताजी को लिख रहे हो तो डियर फादर, इसके बाद उनको आप लिख देंगे कि प्रणाम, और मित्र को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? नमस्ते, ठीक है। क्या लिखोगे? नमस्ते। फिर ये बात लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? आई होप यू आर वेल एंड ओके देयर। आई होप यू आर वेल एंड ओके देयर। उम्मीद करता हूं कि आप वहां स्वस्थ और सकुशल होंगे, ठीक है। इसके बाद अपने बारे में लिखना है। आई एम आल्सो फाइन। मैं भी क्या हूं? ठीक हूं। आई एम आल्सो फाइन। बस ये 2 लाइन हो गई। एक आपने उनके बारे में लिख दिया जिसको लिख रहे हो, और एक लिख दिया अपने बारे में कि मैं भी ठीक हूं, ठीक है। अब आप किस मुद्दे पर लिख रहे हो? लेटर किस मुद्दे पर लिख रहे हो? अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो आप उनसे मनी ऑर्डर से पैसे के बारे में लिख रहे हो, तो आप यहां पर लिखोगे आई हैव नीड रुपए 1000 for purchase some books and notes। आपने क्या लिख दिया कि मुझे 1000 रुपयों की आवश्यकता है, काहे के लिए? कुछ किताबें और कुछ नोट्स खरीदने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? I have need 1000 रुपये परचेज सम बुक्स एंड नोट्स, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्लीज सेंड दिस मनी बाय मनी ऑर्डर, ठीक है। अब कृपया इस राशि को मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे। बस इतना लिख दो आप। एप्लीकेशन लेटर आप, क्योंकि मैं किसी गाइड पूंजी से इस पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं एकदम सरल एंड स्वीट तरीके से लिख रहा हूं ताकि सबसे बन जाए, ताकि हर लड़का एप्लीकेशन बना सके, इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिख दूंगा, अब पिताजी को है, अब लिख देंगे लव टू छोटू, छोटू को मेरा प्यार, लव टू छोटू, या कि जो नाम होगा, ठीक है, वो लिख देंगे, ठीक है। और एंड, ठीक है, प्रणाम टू मदर, ये लिख देंगे। फिर
इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिख देंगे योर लवली सन या डॉटर, योर लवली सन या डॉटर, जो भी होगा एक्स वाई जेड, उनका क्या कर देंगे यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो तैयार हो गया, जो फॉर्मेट तैयार हो गया, इसमें आपका पहले एड्रेस हो गया, फिर यहाँ पे डेट हो गया, फिर आप जिसको लिख रहे हैं वो हो गया। अब मित्र को लिखते तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता, फिर हर चीज वही आता, यहां से चेंज हो जाता, यहां से क्या चेंज होगा, अगर आप काहे के बारे में लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो ये लाइन चेंज हो जाएगी, फॉर्मेट सब वही रहेगा, ये लाइन चेंज हो जाएगी। अगर आप मित्र को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए लिख रहे हो, तब वहां पे क्या लिखिएगा, है ना, ये तो आपको वहां पे हो जाएगा आई एम ग्लेड टू नो, आई एम वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, मैं इस बात में बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपको इस बात को बताते हुए प्रसन्न हूं कि माय बर्थडे पार्टी इज हेल्ड ऑन, जो भी अगला जो तारीख होगा, जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, 18 फरवरी को, ठीक है, हेल्ड ऑन 18 फरवरी 2026, ठीक है। सो आई इनवाइट यू, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, प्लीज कम वन डे बिफोर, कृपया एक दिन पहले आना, बस योर फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है, अगर मित्र को लिख रहे हो, अगर बर्थडे पार्टी वाला लिख रहे हो, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा कि आई एम वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म you that my birthday party, ठीक है, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, बर्थडे पार्टी हेल्ड ऑन जिस भी तारीख को होगा, मान लीजिए कि 18 फरवरी 2026, सो आई इनवाइट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा प्लीज कम वन डे बिफोर, कृपया एक दिन पहले आना, ठीक है। लव को छोटे प्रणाम के बदल योर लवली फ्रेंड, अब यहाँ पे सन डाटा नहीं होगा, फ्रेंड लिखेंगे, योर लवली फ्रेंड, जो भी है उसका नाम होगा, जो उसमें लिखे, उसमें लेटर में जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन और लेटर वाली बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब चीज आता है। तो आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या एसे राइटिंग, ये कैसे करना है, इस पे चर्चा कर रहा हूं। एप्लीकेशन लेटर को सिर्फ बनाने का तरीका पर आपसे आना चाहिए, याद करो, करने के चक्कर में परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। तो अगले सीरीज में हम बात करते हैं कि एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। वो तीनों चीज को एक साथ पूछ सकता है, एक तो पूछ देगा कि एसे राइटिंग करिए, एक तो पूछ देगा कि पैराग्राफ में लिखिए, एक तो पूछ देगा आर्टिकल पैराग्राफ एक ऐसे तैयार किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसे राइटिंग कैसे किया जाता है। तो सबको थोड़ा मैं सब बता दूं तब तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। आर्टिकल राइटिंग, तो आर्टिकल इसको लिखा जाता है अनुच्छेद लिखन, आर्टिकल यानी अनुच्छेद लिखन। आर्टिकल राइटिंग में तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप नंबरिंग करके लिखिए, चाहे नंबर डाल के लिखिए, चाहे ऐसे कोई प्रतीक बना करके लिखिए, समझ रहे हो मेरे बात को, ऐसे बना के लिखिए। क्या मतलब आपको अगर आर्टिकल राइटिंग में कुछ टॉपिक्स दिया रहेगा, ठीक है, जैसे पेड़ों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, मोबाइल फोन के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में, समझ रहे हो। तो इनमें से कोई भी टॉपिक दे दिया है, अब मान लीजिए पेड़ों के बारे में हमको तैयार करना है,
तो पेड़ों के बारे में अगर हम आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो आर्टिकल राइटिंग में ऐसे प्रतीक बना लेंगे। आपको अगर ऐसा नहीं बनाना है, नंबर डाल लीजिए, नंबर नहीं डालना है, आप ऐसे बना के लिख दो, आप ऐसे बना के लिख दो। अगर ऐसे नहीं बनाना है, कोई भी प्रतीक आप बना लीजिए, आप ऐसे बना करके भी लिख सकते हो। तो लिख देंगे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अब पेड़ों के बारे में, आप गांव का लड़का पेड़ों के बारे में लिख रहा है, आर्टिकल राइटिंग कर रहा है, तो एकदम से सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। ट्रीज आर गिव अस, बस ये आप छापते रहिए, इधर जो जो पेड़ पौधे देते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। ये आप इधर जितने भी लाइन बनाएंगे उसमें आप ये लाइन सब क्या करना है, ये सब छाप दीजिए। ये वही चीज आप यहाँ पे उतार दीजिए पेड़ों के बारे में, ठीक है। पेड़ों के बारे में तो आते ही रहता है, और इस बार आ जाए तो आपको क्या हो जाएगा, चांद लग जाएगी, ठीक है। पेड़ों के बारे में आ जाए तो पेड़ों से हमको क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, फ्लावर मिलता है, ठीक है, एयर मिलता है, ठीक है, फूड मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ी मिलता है, ठीक है, और फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, गोंद मिलता है, रबर मिलता है, ठीक है। और पेड़ों से क्या होती है, आग जलाने के भी काम आती है, ठीक है। यूज गिव अस वुड फॉर फायर, वुड फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो क्या क्या चीज मिलता है, देखिए पेड़ों से जो भी चीज मिलती है उसको आप यहाँ पे छाप देंगे, यहाँ पर सब छाप देंगे। क्या छाप देंगे, मैं तो कहता हूं कि पेड़ों के बारे में ही आ जाए, बहुत बढ़िया होगा कि पेड़ों के बारे में आ जाए, ठीक है। तो और आएगा, मेरा मानना है कि पेड़ों के बारे में हर साल आता है, तो ट्रीज के बारे में आएगा ही आएगा, 100% चांसेस बनती है, क्योंकि पेड़ों के बारे में तो बहुत ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता वाला अभियान भी चल रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो पेड़ों से हमें जो जो चीज मिलती है उसको हम आप अपने दिमाग में एक लिस्ट बना के रखे रहेंगे। तो क्या क्या चीज मिलती है, सबसे पहले एफ से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, एफ से क्या मिलता है, फ्लावर मिलता है, एफ से क्या मिलता है, फूड मिलता है, एफ से क्या मिलता है, फायर, एफ से क्या मिलता है, फूड के अलावा ये तीन ये हो जाएगा, किससे, एक्स हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा और फूड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फूड से जुड़ा हुआ, एक हो जाएगा वुड, ठीक है। वुड किसके लिए हो जाएगा, एक वुड हो जाएगा, एक काय के लिए, फायर के लिए, आग जलाने के लिए, और एक हो जाएगा फर्नीचर के लिए, काय के लिए, फर्नीचर के लिए। तो वुड दो की तरह से काम हो जाएगा, तो वुड से दो लाइन बन जाएगी, वुड फॉर फायर, वुड फॉर फर्नीचर, ठीक है। और वेजिटेबल्स नहीं देते हैं क्या, वेजिटेबल्स नहीं देते हैं क्या, साग सब्जियां पेड़ पौधों से ही तो मिलती है। फिर क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और वर्षा कराते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। कितने हो गई, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, और क्या चीज मिलता है पेड़ पौधों से, मेडिसिन मिलता है, क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है, तो मेडिसिन हो जाएगा। और क्या मिलता है, ये 8 हो गई, वाटर मिलता है, वाटर यही तो करवाते हैं ना, इन्हीं से तो वाटर मिलता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, पर्यावरण संरक्षित रहता है, मेक मतलब पर्यावरण क्या करता है, स्वच्छ करता है, क्लीन एंड ग्रीन, क्लीन एंड ग्रीन, ये लिख देना है। तो 10 लाइन एकदम समझ गया, नहीं बन गया। अगर आप इसको आप लिख दीजिएगा और ये आ जाए, ये लिख दोगे आप, तो नंबर आपको बिल्कुल नहीं कटने वाला है, ठीक है। क्योंकि इधर यही लिखना है, ट्रीज आर गिव अस, जो भी है, ट्रीज आर गिव अस, ट्रीज आर गिव अस, ट्रीज आर गिव अस, लिख देना है। अब इधर जो भी बात है इसको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल राइटिंग। मतलब आपको आर्टिकल राइटिंग समझ में आ गया ना। आर्टिकल राइटिंग में चाहे नंबर से लिखो, चाहे प्रतीक बना के लिखो, ये होती है आपका आर्टिकल का फॉर्मेट। क्या होता है, आर्टिकल का फॉर्मेट। अब बात करते हैं कि पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे।
अगर आपके क्वेश्चन में आर्टिकल नहीं बोला है, आपके क्वेश्चन में क्या लिख दिया है कि इसका आप क्या करिए, पैराग्राफ राइटिंग करिए, और क्वेश्चन टॉपिक वही है, टॉपिक वही है, लेकिन उसका क्या बनाना है, पैराग्राफ बनाना है। तो पैराग्राफ में इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा समझिएगा। तो पैराग्राफ में इसका फॉर्मेट ये होता है, आप लोगों ने इंग्लिश में कोई भी चीज लिखा होगा तो पैराग्राफ में मान लीजिए आप पैराग्राफ लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये हो जाएगा उसका टाइटल, समझ रहे हो ना, पैराग्राफ राइटिंग में। और पैराग्राफ राइटिंग में इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और इसके बाद लिखिएगा, यहां से लिखना शुरू करिएगा, जो यहां पे लिखे थे उसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, समझ रहे हो, इस बात को समझ गए आप, ऐसे लिख देना है, समझ रहे हो। वो जो 10 लाइन में लिख रहे थे उसको एक पैराग्राफ में लिख देना है, जैसे किताबों में नहीं छपी रहती है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक, अगर पूछ दिया कि ऐसे राइटिंग करिए, क्या करिए, ऐसे राइटिंग करिए, तो ऐसे राइटिंग करने के लिए क्या करते हैं, तो ऐसे राइटिंग करने के लिए वहां पे पॉइंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या बनाना पड़ता है, क्योंकि निबंध लेखन में क्या करती है, बिंदु बनाना पड़ता है कि बनाना पड़ता है। तो अभी यहां पे जो आप आर्टिकल राइटिंग में लिखे थे उन्हीं में से क्या कर देंगे, पॉइंट बना दीजिए। जैसे पहला पॉइंट क्या बना देंगे, इंट्रोडक्शन, क्या बना देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर इंपोर्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंस हो जाएगा भाई, पेड़ों, इंट्रोडक्शन में पेड़ पौधे क्या चीज है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर इंपोर्टेंस में क्या लिख देंगे, उसमें इसका क्या क्या महत्व है, ठीक है, क्या क्या महत्व है। और ये बात भी ऐसे राइटिंग वहां पे थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। इसके बाद इंपोर्टेंस में जितना भी उपयोग होता है, क्योंकि मैं सिर्फ बनाने का तरीका बता रहा हूं, वैसे तो इसका एकदम सही तरीका एकदम से 100% किस प्रकार से होगा वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आपकी परीक्षा के हिसाब से बता रहा हूं कि आपकी परीक्षा में अगर वो 4 नंबर का आ रहा है तो आपको 3 नंबर वहां पे फिर भी मिले, मैं इस उद्देश्य से बता रहा हूं। इसके बाद क्या लिख देंगे, कंक्लूजन, उपसंहार। तो कंक्लूजन में मतलब उसी की जो लाइनें हैं उसी को इसमें क्या कर देना है, वितरित कर देना है, क्या कर देना है, वितरित कर देना है, बांट देना है, तो एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हेडिंग तो सब में लिखना ही पड़ेगा ना, हेडिंग सब में रहेगा, किसके बारे में लिख रहे हो, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यहाँ से लिखते जाइएगा, ये हो जाएगा। जैसे निबंध लेखन करते हैं ना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध आप सीखे होगा ये, फिर इसको लिखिएगा यहाँ से किस फॉर्मेट में आप ढाल दीजिएगा, उसी चीज को इस फॉर्मेट में ढाल दीजिए, नंबर न लिखते हुए इस फॉर्मेट में ढाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे राइटिंग, क्या हो जाएगा, ऐसे राइटिंग। वही चीज को यहाँ पे लेके ढाल देना है, बात समझ आ गया, नहीं समझे बात, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी इसमें आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग के बारे में देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। वो क्वेश्चन नंबर जो 6वां होता है उसमें पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के बारे में पूछता है। अब यह पिक्चर कौन सा वाला देगा, ठीक है, कौन सा वाला देगा ये तो कोई क्लियर नहीं है। जो भी पिक्चर में आएगा, जो आपको दिखेगा उसी को आप क्या करिएगा, इंग्लिश में बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा पिक्चर दे देता है जिसमें कुछ लिखा भी रहता है, ठीक है। तो पिक्चर के बारे में लिखने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाइएगा, पैराग्राफ, अभी बताए हैं ना, उसके बारे में लिखने का क्या तरीका रहेगा, पैराग्राफ स्टाइल में लिखना है। किस स्टाइल में लिखना है, पैराग्राफ स्टाइल में। जो आपको वहां पे दिख रहा है, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे पिक्चर में क्या हो रहा है, पहले चित्र को बढ़िया ध्यान से देखिए और चित्र को ध्यान से देख करके फिर उसके बारे में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि वहां पे जो भी चित्र आएगा वो गारंटी के साथ नहीं है कि यही वाला आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो स्पष्ट उसमें दिखता है। अब उसके बारे में
दिमाग लगाइए कि उसमें हो क्या रहा है, देख कर तो लिखना है। तो हिंदी में तो आप बना लेते हो, तो पहले आप उसको मन में ही आप उसका क्या समझिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, मतलब हिंदी से पहले उसको समझिए कि इस चित्र में हो क्या रहा है, फिर प्रयास करिए कि उसका अंग्रेजी आप बनाएं। ठीक है। और मैं कहता हूं कि आप बहुत ही कमजोर हो कि क्वेश्चन नंबर 6वां वाला पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन वाला बिल्कुल भी नहीं बनता है, फिर भी 2-3 लाइन उसमें जरूर लिखना, ताकि 1 नंबर आपको वहां पे फिर भी मिले। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, भले चाहे आप उसके बारे में 2 लाइन लिखो, लेकिन उसको लिखना है। ठीक है। कुछ ना कुछ तो लिखबे करोगे उसको देख करके, और छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाई। अगर गलत होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत अगर सही हो जाए तो 1 आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना। तो लिखना सब है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सी, जिसमें ग्रामर के बारे में बताया गया है, तो ग्रामर सेक्शन का मैं आपको बता दूं, ग्रामर सेक्शन सी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्रामर सेक्शन में वही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। और इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ग्रामर सी है, उसमें आपका फिलर्स वाला, रिक्त स्थान वाला और डू एज डायरेक्टेड वाला, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 उपलब्ध करवाऊंगा। उस शॉर्ट वीडियो में सब आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9, उसमें एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, एक पोयम से रहता है और एक आपके प्रूफ से रहता है, यानी एक कविता वाले से रहता है और एक गद्यांश वाले से रहता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां होता है, 10वें नंबर में क्या होता है, एमसीक्यू दे देता है। क्या देता है, एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन को दो भाग में बांटा है, एक ए करके और एक बी करके। ठीक है। इसमें उप क्वेश्चन दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं, उप क्वेश्चन दिए रहते हैं। 3 इसमें पूछता है और 3 तो इसमें पूछता है। आप जो तिमाही छमाही का पेपर दिए होंगे उसमें पढ़े होंगे, तो एक आ जाता है पोयम से और एक आ जाता है प्रूफ से। और ये कहां से आता है, आपकी जो किताब है, आपकी जो बुक्स है इंग्लिश का, उसी से आता है। ठीक है। कोई किसी लेसन का पोयम दे देगा और उसमें नीचे उसके क्वेश्चंस पूछ देंगे। किसी लेसन का एक प्रोज दे देगा, मतलब गद्यांश दे देगा, ये पद्यांश कहलाता है, और एक गद्यांश, जैसे हिंदी के पेपर में गद्यांश पद्यांश आता है, वैसे ही सेम है। तो इसमें कोई पद्यांश आ जाता है, इसमें कोई गद्यांश आ जाता है, तो 3 नंबर इसमें पूछ देता है, 3 नंबर का इसमें पूछ देता है। अब इसमें 1 नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर पैसेज में टोटल मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट जो दिया रहेगा उसमें आपको 100% मिल जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पैसेज को पढ़िएगा, एक्सट्रैक्ट को पढ़िएगा, तो इसके 2 क्वेश्चनों के आंसर 100% मिल जाएगा। लेकिन तीसरा वाला क्वेश्चन किसके बारे में पूछ देगा, एक तो अपोजिट पूछ देगा, एक तो सिनोनिम्स पूछ देगा, एक तो लिखने वाले का नाम, राइटर्स नेम या कि पोयम पोएट्स नेम पूछ देता है। एक तो पोएट्स का नेम पूछ देता है, एक तो राइटर का नेम, यानी लेखक या कवि का नाम पूछ देता है। और कभी कभी क्या पूछ देता है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है किस लेसन से लिया गया है, ये भी पूछ देता है। समझ रहे हो आपको, यानी किस लेसन से लिया गया है, लेसन का नाम पूछ देता है। ठीक है। तो इसके लिए आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में, ठीक है, मॉड्यूल में इसमें जो है एक साइड क्या लिखा हुआ है, पोयम का नेम, और एक साइड क्या लिखा है, पोएट्स नेम। ये दोनों चीजें जो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद, कि कौन सा वाला कविता किसका लिखा हुआ है। और इसमें आप 7-8 को याद कर लीजिए, उसके अंदर ही ये सब आता है। ठीक है। और अगर ये नहीं होगा याद, तो आपको 2 नंबर यहाँ मिलना है और 2 नंबर यहाँ मिलना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। शर्त ये है कि आप उस
एक्सटेंट को ध्यान से पढ़ के और उसका आंसर उसमें ढूंढिएगा, तब ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलता है भाई, ठीक है। उसको जब पढ़ोगे तो 2 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, किस पे डिपेंड करता है? एक तो अपोजिट पूछ देगा, एक तो सिनोनिम पूछ देगा, एक तो लेखक का नाम, एक तो कवि का नाम, एक तो लेखक का नाम, इसमें से कोई भी चीज ऐसे पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए और बी बना के कर दिया है, इसमें ये बात होती है। अब अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर जो 10वां है उसमें आता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये होता है आपका 4 अंक का। कितने अंक का होता है? 4 अंक का होता है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका मैं साइड वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लगभग 100 से 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको मैं साइड वीडियो में आपको उसका आंसर सही उपलब्ध करवाऊंगा। इसको आप देख लीजिएगा कि किसका ऑप्शन कौन सा सही है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2-2 नंबर के, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, और वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन जितने भी हैं उसका मैं एक वीडियो बना करके और आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो आपको कौन-कौन से क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मैं आपको बोला क्वेश्चन नंबर 7-8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के इधर 12-13, ठीक है, जो भी होता है, यानी क्वेश्चन आंसर वाली भाग, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उनके सभी के वीडियो में आपको अलग से उपलब्ध करवाऊंगा। उसको आप जरूर देखना, क्योंकि जितने इधर का इंपॉर्टेंट है उतना उधर का भी इंपॉर्टेंट है, ताकि सब मिला करके आपका अच्छा नंबर बने और आप अंग्रेजी में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाओ। इन्हीं के साथ मैं आज की क्लास में बस इतना ही बात करूंगा। अगले वीडियो में मैं इनके बारे में आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।